उत्तराखंड की कई गैस एजेंसियों में कमर्शियल सिलेंडरों का स्टॉक लगभग खत्म। सीएम धामी ने किया साफ, घरेलू रसोई गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य। होटल ढाबों पर तालेबंदी की आई नौबत। 11 मार्च तक कई एजेंसियों में स्टॉक खत्म। मेन्यू से हटे गैस इंटेंसिव डिश। गैरसैंण पर महाभारत। विधानसभा भवन को वेंडिंग डेस्टिनेशन बताने पर भड़का विपक्ष। उधम सिंह नगर में गैस की किल्लत पर प्रशासन ने किया साफ, ईंधन संकट महज एक अफवाह। जिले में तेल और गैस की कोई कमी नहीं। विकासनगर में गैस समस्या हाहाकार। बुकिंग ठप होने से इंडियन गैस सेवा पर उमड़ी उपभोक्ताओं की भीड़। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज टीवी इंडिया पर और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष का असर अब भारत में गैस सप्लाई पर भी दिखने लगा है। खासकर उत्तराखंड में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित हो रही है। बीते 11 मार्च 2026 तक राज्य की कई गैस एजेंसियों में कमर्शियल सिलेंडरों का स्टॉक लगभग खत्म हो गया है। इसकी वजह से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा चलाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई जगह कारोबारियों को सिलेंडर के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि घरेलू रसोई गैस की सप्लाई पूरी तरह से उपलब्ध है। इस मामले को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैस सप्लाई को लेकर जरूरी इंतजाम कर दिए गए हैं और हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। हमारे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, राज्य के अंदर कोई भी स्थिति ऐसी न हो जिसके कारण से अफरा तफरी का माहौल बने। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल मैंने मुख्य सचिव से कहा था, उन्होंने अपने स्तर पर इसकी पूरी एक बैठक कर ली, सारी समीक्षा कर ली है। राज्य में सभी स्थितियां नियंत्रण में है और ये एक किसी राज्य की या एक देश की चुनौती नहीं है। इस समय पूरे विश्व के अंदर जो हालात है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले सरकार ने सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं और यहाँ पर कालाबाजारी न हो, हमारे उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो, हर दृष्टि से हम लोग उस पर नजर बनाए हुए हैं। आगे भी किसी प्रकार से सभी सावधानियां जो बरतनी सावधान। उत्तराखंड कांग्रेस ने एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को जमकर कोसा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का यह आरोप है कि सतपाल महाराज ने आंदोलनकारी और शहीदों का भी अपमान किया है। गैरसैंण उत्तराखंड की जन भावनाओं का एक प्रमुख केंद्र है। यही नहीं, वो हमारे लोकतंत्र का मंदिर भी है और सतपाल महाराज जो बयान दे रहे हैं कि वहां के भवन को शादी ब्याह या फिर अन्य गतिविधियों के लिए निजी हाथों में दिया जाना चाहिए, इसमें भाजपा की मानसिकता झलकती है और सतपाल महाराज का गैरसैंण के प्रति जो सोच है वो भी साफ तौर पर उजागर होता है। जो जनता की भावनाएं न समझे वो कैसा जनप्रतिनिधि। कुछ ऐसा ही कृत्य किया है उत्तराखंड सरकार में काबीना मंत्री सतपाल महाराज ने। उत्तराखंड के जनमानस ने मांगा एक पूर्ण और स्थायी राजधानी। सन 2000 से मांगते मांगते आज 25 साल हो गए, हमारे पास एक पूर्ण और स्थायी राजधानी नहीं। गैरसैंण शहीदों की, राज्य आंदोलनकारियों की और उत्तराखंडियों की भावना का फलक्रम है, उसका मुख्य बिंदु है, जिसके इर्द गिर्द पूरा राज्य का आंदोलन लड़ा गया। कोद झिंगुरा खाएंगे, गैरसैंण राजधानी बनाएंगे, इस तरह के नारे लगे राज्य के आंदोलन में
और आज सतपाल महाराज का कहना है कि भराड़ी सैन का विधान भवन खाली पड़ा रहता है तो उसको शादी ब्याह के लिए और कॉर्पोरेट कंपनीज को किराए पर दे देना चाहिए। इससे निकृष्टतम कोई सोच। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों गैरसैंण को लेकर नई बहस शुरू हो चुकी है। एक तरफ विपक्ष लंबे समय से गैरसैंण को राज्य की स्थायी राजधानी बनाने की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के एक बयान ने इस मुद्दे को और ज्यादा गरमा दिया है। दरअसल राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने गैरसैंण में बने उत्तराखंड विधानसभा भवन गैरसैंण को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की बात कही है। मंत्री का यह कहना है कि इससे इलाके में पर्यटन बढ़ेगा और गैरसैंण को एक नई पहचान मिल सकती है। लेकिन इस बयान के बाद विपक्ष को सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का यह कहना है कि गैरसैंण सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि गैरसैंण उत्तराखंड आंदोलन की भावना से जुड़ा हुआ एक बड़ा प्रतीक है। ऐसे में विधानसभा भवन को शादी और दूसरे कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल करने की बात लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है। और मैं ये भी आग्रह करना चाहता हूं कि आगे इसको डेवलप करने के लिए, वाइब्रेंट इसको एक डेस्टिनेशन बनाने के लिए मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से प्रार्थना की है कि इसको टूरिज्म को अगर ये मिल जाए तो हम इसको कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर सकते हैं, ताकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स यहाँ कर मीटिंग कर सकें और हमारा ये भवन जो है ये व्हाइट एलिफेंट की तरह न रहे, बल्कि इसका उपयोग होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा, फैसिलिटी भी मिलेगी और लोग इसकी भव्यता को देख करके इसका अनुभव प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब विधानसभा का सत्र शुरू हो जाता है उस समय पहले तो मंत्रीगण ये परंपरा है कि जो भी नीतिगत बयान दें वो सदन में, लेकिन ये बहुत बड़ा नीतिगत एक बयान था जिसमें कि हम भी चाहते कि पर्यटन मंत्री जी ने ये बात कही कि इसका उपयोग कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन के रूप में या वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में होना चाहिए। देखिए ये बहुत ही विरोधाभासी बात है। कहाँ पूरा उत्तराखंड गैरसैंण को राजधानी बनाकर अपने खुशहाली के सपने देख रहा है और कहाँ एक बहुत हल्की सी बात की कांग्रेस के द्वारा सृजित उस संपत्ति को जो कि विधानसभा और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की दिशा में कदम था, कहाँ वो एकदम से वेडिंग डेस्टिनेशन की तरफ सरकार मोड़ने का काम करेगी। मैं समझता हूँ ये बहुत हल्का बयान है। मैंने तो कहा कि मुख्यमंत्री को आकर सफाई देनी चाहिए कि क्या उनके एजेंडे से ये बात खारिज कर दी गई है कि गैरसैंण को राजधानी बनाए। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं। इन अफवाहों में कहा जा रहा है कि देश में जल्द ही पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कमी हो सकती है, लेकिन प्रशासन ने साफ कहा है कि ऐसी खबरों को पर भरोसा बिल्कुल न किया जाए। उधम सिंह नगर जिले के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई भी कमी नहीं है। सब चीजें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और सप्लाई भी सामान्य चल रही है। इसी के चलते जिले के अधिकारियों को भी अलर्ट किया गया है। डीएम के निर्देश पर सभी उपजिला अधिकारी, तहसीलदार और आपूर्ति विभाग की टीम को क्षेत्र में निगरानी के लिए लगाया गया। आज जसपुर में अधिकारियों की टीम ने गैस गोदाम और सिलेंडर डिलीवरी की जांच की है, जिस दौरान भारत गैस एजेंसी जसपुर पर बड़ी संख्या में लोग गैस लेने के लिए पहुंच गए। इससे कुछ समय के लिए वहां पर व्यवस्था बिगड़ गई। तो मिडल ईस्ट में चल रहे युद्ध को लेकर अब भारत के अंदर भी कहीं ना कहीं लोगों में एक चिंता बढ़ रही है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ये रास्ता है इसे बंद कर देने के चलते एलपीजी, एलएनजी और पेट्रोल डीजल को लेकर लोगों के मन में एक वहम है। बार बार बोला जा रहा है कि एलपीजी की कमी हो जाएगी, जिसको लेकर अधिकारियों ने सभी लोगों को यह समझाइश दी कि देश में पर्याप्त मात्रा में गैस, पेट्रोल उपलब्ध है। पैनिक बुकिंग ना करने की सलाह सभी को दी जा रही है। सभी अफवाहों से इनकार किया गया। जैसे कि अफवाहें इसमें कई जगह सुनने में आ रही है सोशल मीडिया पे या हम लोगों ने सुबह से, जैसे कि जिलाधिकारी महोदय ने भी आदेश दिए हैं, सभी लोग सभी एजेंसियों में जाकर हम लोगों ने निरीक्षण किया है। चौकी विभाग, पुलिस विभाग के साथ सुबह से हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और ऐसी कहीं कोई घरेलू सिलेंडरों में कहीं कोई किल्लत नहीं है। लोगों के बीच में थोड़ा सा पैनिक का माहौल है और हम लोग ने उन को बताने का भी काम किया है कि किसी प्रकार से कोई पैनिक ना हो। पर्याप्त मात्रा में घरेलू सिलेंडर है और जहाँ एक समस्या भी बुकिंग को लेकर आ रही है तो
हमने पूरे स्टाफ को, एजेंसी के स्टाफ को लगा रखा है कि वो बुकिंग करें ताकि उनको सहूलियत मिल सके। तो अभी हम तो खबर विकासनगर से है, जहां इन दिनों गैस को लेकर लोगों की परेशानियां बढ़ती दिख रही है। यहां विकासनगर इंडेन गैस सेवा में गैस बुकिंग नहीं होने से उपभोक्ता परेशान हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक कई लोगों की गैस बुकिंग नहीं हो पा रही है। इस वजह से बड़ी संख्या में उपभोक्ता सीधे गैस एजेंसी के दफ्तर पहुंच रहे हैं। एजेंसी के बाहर गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन भी देखी जा सकती है। उपभोक्ताओं का यह कहना है कि एजेंसी की तरफ से बुकिंग बंद कर दी गई और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग सुबह से ही एजेंसी के बाहर खड़े नजर आए। लोगों का यह कहना है कि पहले ही गैस के दाम बढ़ चुके हैं और अब गैस नहीं मिल रही है, तो परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। सबसे ज्यादा दिक्कत घरों में खाना बनाने को लेकर हो रही है। महिलाओं का यह कहना है कि गैस नहीं मिलने से घर का काम प्रभावित हो रहा है और उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। सिलेंडरों की मारामारी तो ठीक है, लेकिन जो गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड ने विकासनगर शाखा ने जो गैस बुकिंग बंद की है, उस कारण से महामारी ज्यादा हो गई। तो बुकिंग कैसे कर रहे हैं? बुकिंग अब मैं गैस एजेंसी आया हूँ सुबह 9 बजे से। अब यहाँ पे जो बैठे हुए अधिकारी वो नंबर नोट कर रहे हैं। उसके बाद 21 दिन बाद वो कह रहे हैं गैस आपको उपलब्ध करा देंगे। क्या मानते हैं तो आगे बहुत ज्यादा परेशानी आ जाएगी, आम आदमी को परेशानी रहेगी। सिलेंडर तो महंगा हो गया, चलो महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, 50-60 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह है कि सुविधा मिलती है। तो बेरीनाग क्षेत्र के उडियारी बैंड कस्बे में शराब की दुकान खोलने के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। कस्बा तहसील मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर है। महिलाओं ने खाली पानी के बर्तन लेकर सरकार के खिलाफ विरोध किया है। उनका यह कहना है कि गांव में पीने के लिए पानी की बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार यहां शराब की दुकान खोलने की अनुमति दे रही है। महिलाओं ने साफ कहा है कि जब तक शराब की दुकान का फैसला वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। महिलाओं ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इस फैसले को रद्द किया जाए। तो शराब की दुकानों को खोलने को लेकर ये महिलाओं का प्रदर्शन आप देख सकते हैं। महिलाओं ने शराब की दुकान को लेकर ये विरोध किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं महिलाओं की ये जो भीड़ है शराब की दुकान को लेकर के है। महिलाओं का साफ कहना है, हाथों में खाली बाल्टियां लेकर वहां महिलाएं खड़ी हैं, जिनका कहना है अगर पानी नहीं तो शराब क्यों। बेरीनाग की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। शराब की दुकानों के खिलाफ ये आंदोलन अब तेज हो चुका है। हाथों में खाली बाल्टियों को लेकर महिलाएं यहां खड़ी हैं। 16 मार्च को अगर फैसला वापस नहीं हुआ तो घेराव भी किया जाएगा। आपकी दुकान बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए और 15 तारीख तक कोई निश्चितकरण नहीं हुआ तो हम माननीय विधायक जी के घर ही जाके और वही हमें बताएंगे कि आगे को क्या करना, वही बता देंगे और इस चीज पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। सर अभी तो हमारे जो यहाँ के सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और जो हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने हमें आश्वासन तो दिया है, लेकिन हमें अभी भी पूर्णतया हमें उस बात से हम संतुष्ट नहीं है। जब तक हमें कोई लिखित इसका निरस्तीकरण ना आ जाए तब तक हम उस बात से कोई संतुष्टिकरण हमें नहीं हुआ है। और शराब की भट्टी जहां तक है कि हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। हम इसका पूर्णतः विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो अभी जो महिलाएं हैं वो अभी स्वतंत्र घूम रही है। कल के दिन कोई शराबी यहाँ पड़े रहेगा, वहां पड़े रहेगा, गाली गलौज करेगा, अंटे संटे बकेगा, तो हमारी महिलाओं की सुरक्षा में सबसे बड़ा यहाँ पे जो है इसको हम इस दृष्टिकोण से उसको देख रहे हैं। तो पहाड़ों की रानी मसूरी इन दिनों एक गंभीर संकट से जूझ रही है। यह संकट पर्यटकों की भीड़ का नहीं बल्कि रसोई गैस की किल्लत का है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव का असर अब सीधे उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग पर दिखने लगा है। मसूरी के सैकड़ों होटलों और रेस्टोरेंट्स में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की भारी कमी हो गई है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि कई होटलों के सामने अपनी किचन चलाने तक की चुनौती खड़ी हो चुकी है। मसूरी होटल्स एसोसिएशन ने इस समस्या को लेकर अब राज्य सरकार का दरवाजा खटखटाया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल और सचिव अजय भार्गव ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। तो मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, उस पर ये बड़ा संकट गहरा रहा है। गैसों का हाहाकार अब मसूरी में देखने को मिल रहा है। यहां पर होटलों की रसोई पर संकट आ गए। आपको बता दें,
मिडिल ईस्ट के युद्ध का असर अब पूरे भारत पर देखने को मिल रहा है। तमाम रेस्टोरेंट्स को अलग अलग तरीके की गाइडलाइंस एडवाइजरीज भी दी गई हैं। कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिन्होंने खाना पीना बंद करके महज चाय और कॉफी वहां पर उपलब्ध करवाने का काम किया है सिर्फ। तो होटल्स जो है अब मसूरी में बंद होने के कगार पे। आपको बता दें, देवभूमि उत्तराखंड में मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तमाम रेस्टोरेंट्स, कैफे यहां पर चलते हैं, लेकिन अब ऐसे में अगर एलपीजी की किल्लत यहां पर होगी तो कहीं ना कहीं पहाड़ों के लिए, टूरिज्म को लेकर, पर्यटन को लेकर यहां पर एक बड़ी मुश्किल शायद खड़ी हो सकती है। तो होटलों की रसोई पर अब एक बड़ा संकट गहरा रहा है पहाड़ों की रानी मसूरी में, जहां पर गैस सप्लाई अब ठप हो चुकी है। दुनिया में अनेकों जगह युद्ध चल रहे हैं और जो एक खाड़ी युद्ध अभी शुरू हुआ है उसकी आंच हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे जिले, हमारे शहर को भी महसूस हो रही है। इसी के तहत कमर्शियल एलपीजी गैस की शॉर्टेज हुई है, जो नॉर्मल सप्लाई थी वो बाधित हुई है। इससे पर्यटन उद्योग बहुत प्रभावित हो रहा है, परेशान है, क्योंकि इसका असर पर्यटक पर ही पड़ेगा। पर्यटक जो आ रहा है उसको जो व्यंजन चाहिए, जब चाहिए, उसको हमें फीड करने हैं, उपलब्ध कराने हैं। परंतु अगर एलपीजी गैस नहीं होगी तो हम कैसे उनको उपलब्ध करा पाएंगे, कैसे उनकी सेवाएं कर पाएंगे। उसी के तहत आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी को, चीफ सेक्रेटरी, पर्यटन सेक्रेटरी और डीएम सर को, एसडीएम सर के माध्यम से हमने 5 ज्ञापन आज सौंपे और सबसे अपील की है कि मसूरी शहर, क्योंकि पर्यटन पर निर्भर है, एलपीजी गैस की जो आपूर्ति बाधित हुई है इसको अतिशीघ्र सही किया जाए, सप्लाई उपलब्ध कराई जाए। अन्यथा रेस्टोरेंट या होटल्स बहुत परेशानी में आ जाएंगे। तो दिल्ली और मसूरी के बाद अब रसोई गैस की किल्लत का साया सरोवर नगरी नैनीताल पर भी मंडराने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव और ईरान इजराइल के बीच जारी टकराव का असर अब नैनीताल के पर्यटन कारोबार पर साफ देखने को मिल रहा है। हालत यह है कि नैनीताल के मल्लीताल क्षेत्र में कई रेस्टोरेंट और ढाबे अस्थायी रूप से अब बंद हो चुके हैं। कमर्शियल सिलेंडर की भारी कमी और बढ़ती कीमतों के कारण छोटे कारोबारी अब काम समेटने को मजबूर हैं। सिलेंडर ना मिलने के चलते कई जगहों पर अब पारंपरिक लकड़ी और कोयले के चूल्हे का सहारा लिया जा रहा है, तो कहीं पर इंडक्शन पर खाना बनाया जा रहा है। होटल एसोसिएशन और स्थानीय व्यापारियों ने चिंता जताई है कि अगर सप्लाई जल्द बहाल की गई तो आगामी पर्यटन सीजन पूरी तरह से चौपट हो सकता है। वहीं बाजार में गैस की कालाबाजारी की खबरें भी प्रशासन के लिए सरदर्द बनी हुई हैं। हालांकि डीएम ललित मोहन रयाल ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। तो सरोवर नगरी नैनीताल, यहां पर भी कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि अब बंद होने लग गए हैं। आपको बता दें, कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी के ठप होने के चलते यहां पर कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो ठप हो चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बिजली का सहारा लेकर अब इंडक्शन पर ये चाय बन रही है, कोयले की मदद यहां पर ली जा रही है। नैनीताल की हम बात करें, नैनीताल जो अपने आप में पर्यटन के लिए अगर बात करें तो एक अच्छा खासा आकर्षण का केंद्र देवभूमि उत्तराखंड के अंदर माना जाता है। यहां पर मल्लीताल में रेस्टोरेंट्स बंद है। सिलेंडर्स की अगर बात करें तो यहां पर ब्लैक में सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर के अब रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, जो कि पूरे राज्य के पर्यटन की अगर हम बात करें, जीडीपी की अगर हम बात करें तो उस पर भी एक गहरा असर डालते हैं। तो मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर अब देवभूमि उत्तराखंड में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। गैस का ये संकट अब नैनीताल में भी गहरा रहा है। तमाम जगह जहां पर लोग घूमने के लिए पहुंचते हैं, पर्यटन पहुंचते हैं, वहां पर सिलेंडर, गैस सिलेंडर की जो व्यवस्था होती है वो पर्याप्त मात्रा में की जाती है, जिसके चलते अब अगर वहां पर गैस सिलेंडर नहीं पहुंचेंगे तो वो जो तमाम रेस्टोरेंट्स वहां पर होते हैं वो रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं। नैनीताल की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं इंडक्शन का सहारा लेकर, कोयले का सहारा लेकर यहां पर तमाम रेस्टोरेंट चल रहे हैं। यानी कि मिडिल ईस्ट में
जो युद्ध चल रहा है उसका असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। दुकानदारी को देखिए असर पड़ने का मतलब ये है कि पहले तो टूरिस्ट कम हो जाएगा सर्वप्रथम, क्योंकि यहाँ जो है लोग टोटली जो है गैस पे डिपेंड हो चुके हैं और हम लोगों ने तो आज से ही गैस का उपयोग बंद कर दिया है। हमारे इंडक्शन चूल्हे पे आ गए हैं और बाकी जो है जो कोयले की बनने वाली अंगीठियाँ हैं हम उस पर आ गए हैं। और बाकी यदि यही व्यवस्था और लोग नहीं अपनाएंगे तो व्यापार की बड़ी क्षति होने की आशंका है। तो पहले तो देखिए भी समस्या है। आज जो ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है उसको 10 दिन हुए हैं और इतने बड़े देश को चलाने के लिए मुझे लगता है कि अपने पास भंडारण बहुत होना चाहिए था और अगर भंडारण नहीं है तो अच्छे संकेत नहीं है। ये मुझे लगता है जो टूरिज्म है उसको डायरेक्ट अफेक्ट करेगा और मई जून भी सर्वाइव करेगा, ये पक्का, ये आशंका मुझे है और रहा पड़ चुका है। तो खबर रुड़की से है, जहां पर इंडियन ऑयल ने दिव्यांग लोगों के लिए एक मदद का कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में 80 से ज्यादा दिव्यांग लोगों को बैटरी वाले रिक्शा दिए गए। इसके साथ ही लगभग 50 लोगों को कृत्रिम हाथ पैर दिए गए। इससे उनके जीवन में सुविधा और खुशियां आई। कार्यक्रम में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर और दिव्यांग लोगों को मदद करना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रम गांव तक भी होंगे। कार्यक्रम से दिव्यांगों के चेहरे पर मुस्कान आई है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला। तो निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण समारोह यहां पर आयोजित किया गया, जिसमें दिव्यांगों के लिए ये कार्यक्रम था। ये वितरण यहां पर दिव्यांगों के लिए किया गया था रुड़की में। आपको बता दें, निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल बांटकर ये बोला गया कि सभी जो दिव्यांगजन हैं वो आत्मनिर्भर बनेंगे। इंडियन ऑयल की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और आपको बता दें, इस कार्यक्रम के दौरान जब ये वितरण किया गया, दिव्यांगों के चेहरे पर एक मुस्कान आई और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का ये मौका मिला। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये लगातार हमारे जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का कोऑर्डिनेशन में CSR और साथ ही साथ एलिम्को अपना द्वारा पे भी योजना के अंतर्गत मोटराइज्ड या स्पोर्ट्स व्हीकल या व्हील चेयर का प्रावधान करता रहता है, ताकि हमारे फिजिकल डिसेबिलिटीज है उसको एक सशक्त करने के लिए मजबूत हो जाए। और ये इस बार 96 लोगों को चिन्हीकरण करके दिया गया है और अगले बार भी हर साल कंपनी अलग अलग CSR के माध्यम से भी आज IOCL और एलिम्को का सहायता में ये कार्यक्रम किया गया। आगे भी ऐसा कार्यक्रम करते हैं कुछ लोग। ये कार्यक्रम में चिन्हित करके और उनका एक प्रायोरिटी लिस्ट होता है, उस बेसिस पे जैसे आवास योजना आपने सुना होगा, उस बेसिस पे सर्वे और उसके बाद चिन्हीकरण और उनका लिस्ट होगा। उस बेसिस पर मैंने इंटरेक्ट किया है, इसमें कई लोग ऐसा भी है कि 2 महीने में नहीं मिला है, कई लोगों को चिन्हीकरण में प्रॉब्लम आती है और उनका सर्टिफिकेट में भी प्रॉब्लम आता है। तो डॉक्यूमेंटेशन ये सब चीजें करने के बाद एक बार उस बेसिस पे ही अभी कई लोग हैं उनको भी दिया जाएगा। नव देहरादून से बड़ी खबर है, जहां कुमाऊनी लोक गीतों के प्रसिद्ध गायक और सांस्कृतिक कर्मी दीवान कनवाल का बुधवार सुबह निधन हो गया। वह 65 वर्ष के थे और मुख्यालय के खतियाड़ी गांव निवासी दीवान कनवाल, जिन्हें लोग प्यार से दीवान दा कहते थे, कुछ समय से वो बीमार चल रहे थे। उनका इलाज हल्द्वानी के निजी अस्पताल में हो रहा था। हाल ही में ऑपरेशन हुआ था और इलाज के बाद वो अपने घर लौटे थे। बुधवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। दीवान कनवाल अपने पीछे वृद्ध माता, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां छोड़कर गए हैं। दीवान कनवाल ने करीब 35 वर्षों तक कुमाऊनी लोक संस्कृति और लोक संगीत की सेवा की। लोक गायक अजय ढोंडियाल ने कहा कि दीवान कनवाल का निधन उत्तराखंड की लोक कला और संगीत के लिए अपूर्णीय क्षति है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। दीवान दा ने 35 साल तक लोक संस्कृति को संवारा है। इलाज के बाद दीवान दा अपने घर लौटे थे और उसके बाद बुधवार की सुबह उनका निधन हो गया। बेतालेश्वर घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। नव देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। अपनी लोक संस्कृति को उन्होंने संवारा था। लोक गायक वो कहलाते थे, यानी कि कुमाऊनी लोक गायक दीवान कनवाल का जाना
पूरे कुमाऊं के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। 35 साल तक दीवानदा ने लोक संस्कृति को संवारने का काम किया था। लंबे समय से दीवानदा बीमार चल रहे थे। इसके बाद वो इलाज कराकर वापस लौटे और फिर बुधवार की सुबह उनका निधन हो गया। दीवानदा का अंतिम संस्कार बेतालेश्वर घाट में संपन्न कराया गया। एक लंबा समय यानी कि 35 साल तक लोक संस्कृति को संवारने का काम दीवानदा ने किया था। दीवान कनवाल नाम अब कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज भी होगा। आज लोक साहित्य जगत, लोक संस्कृति जगत और पूरे कला जगत के लिए हमारे उत्तराखंड में एक शोक का दिन है। एक इतिहास के पन्नों में चढ़ गई एक गाथा, दीवान कनवाल जी का जाना अचानक दिल को झकझोर गया। और मेरी और उनकी तो एक जोड़ी बनी थी जिसको लोग पसंद कर रहे थे। आज फिर मैं अकेला हो गया। खैर, ये दुनिया ही 2 दिन का डेरा है और एक दिन सबको जाना है, लेकिन इस अपूर्णीय क्षति को सहन कर पाना खासकर मेरे लिए और हमारे पूरे कला जगत के लिए बड़ा दुख का विषय है। शायद कोई इस चीज को न सह पा रहा हो। खबर हरिद्वार से है, जहां पर बहादुराबाद क्षेत्र में प्लास्टिक गलाने वाली अवैध इकाइयों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी हरिद्वार को क्षेत्र में प्लास्टिक गलाकर प्रदूषण फैलाने की शिकायत मिली थी। इसके बाद बोर्ड की टीम ने दादोपुर और गोविंदपुर इलाके में छापेमारी की है। जांच में पाया गया कि 2 अवैध इकाइयों में बिना अनुमति प्लास्टिक को गलाकर गुल्ला बनाया जा रहा था। इस पर बोर्ड ने इन दोनों इकाइयों में लगी 5 मशीनों को सीज कर दिया है। रीजनल ऑफिसर राजेंद्र सिंह कठैत ने बताया कि स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि प्लास्टिक गलाने से धुआं और दुर्गंध फैल रही थी। उन्होंने कहा कि संचालकों को चेतावनी दी गई है और भविष्य में अगर ऐसा दोबारा हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया है कि पूरे क्षेत्र में निगरानी लगातार रखी जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर कार्रवाई जारी रहेगी। तो हरिद्वार की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 इकाइयों में लगी 5 मशीनों को सीज किया गया है। देवभूमि उत्तराखंड में प्रदूषण को लेकर के सरकार काफी सजग रहती है और ऐसे में क्षेत्र में निगरानी और नियमों की कड़ी कार्रवाई भी जारी है। आपको बता दें, प्लास्टिक गलाने वाली 2 इकाइयों पर यह कठोर कार्रवाई की गई है। प्लास्टिक गलाने वाली ये अवैध इकाइयां थी। लोगों की शिकायत लगातार थी कि जब ये प्लास्टिक गलाया जाता है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा धुआं फैलता है, प्रदूषण फैलता है, जिसके चलते वहां पर आसपास में रह रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सांस लेने में लोगों को परेशानियां होती हैं, जिसके तहत शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने ये कार्रवाई की है। इसके साथ ही साथ ये कार्रवाई करने के बाद संचालकों को भी कड़ी चेतावनी दी गई। क्षेत्र में निगरानी और नियमों की कड़ी कार्रवाई अभी भी जारी है। आपको बता दें, लगभग 5 मशीनें ऐसी हैं जो कि सीज की गई है। हरिद्वार में प्लास्टिक गलाने वाली अवैध इकाइयां थी। दादोपुर गोविंदपुर इलाके में ये बड़ी छापेमारी की गई है। प्लास्टिक गलाने वाली इकाइयों को साफ तौर पर चेतावनी भी दी गई।
दादोपुर गोविंदपुर का जो इलाका है, एक शिव गंगा विहार एक कॉलोनी है, वहां पे उस कॉलोनी के लोगों की शिकायत ये थी कि यहाँ पर कुछ प्लास्टिक रिसाइकलिंग की यूनिट है और उन यूनिटों से जो प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाता है उसमें बदबू भी आती है और धुआं भी जनरेट होता है। जनता मिलन कार्यक्रम में जिलाधिकारी महोदय के पास उनकी शिकायत गई थी। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में हमारे द्वारा आज औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण में 2 ऐसी इकाइयां मिली जिन इकाइयों के पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन नहीं थी और उनके द्वारा जो है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कार्य किया जा रहा था। दोनों इकाइयों में हमको एक इकाई में 2 मशीनें थी, दोनों मशीनें चलती हुई थी तो हमने दोनों मशीनों को सील किया। दूसरी इकाई में 4 मशीनें थी, उस 4 मशीनों में से हमने 2 मशीनों को सील कर दिया जो मशीनें चल रही थी। ये हमारी एक नियमित की कार्रवाई के रूप में है। जब भी हमें इस किस्म की सूचना मिलेगी कि अनधिकृत रूप से प्लास्टिक के उद्योग चल रहे हैं तो हम नियमानुसार उन पर कार्रवाई करेंगे। नहीं, अभी तो हमने मशीनें सील कर दी हैं। अगर वो उसके बाद भी अनुपालन नहीं करेंगे तो नियमानुसार जो पर्यावरण क्षतिपूर्ति है उसको आरोपित किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ 7 इंडिया पर।